ओके जी, तो यहाँ आ रहा हूँ मैं मेरे VS कोड के अंदर। बाकी सारी चीजें जो है वो मैं बंद कर रहा हूँ और index.html ओपन रखते हैं और जरा इसको लाइव सर्वर करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर करके। और ये जो है हमारे पास हमारे ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कुछ इस तरह से। और ये जो है हमने देखा था योर एज डजंट मैच एनी ऑफ द अबव नंबर्स, क्योंकि हम लोग अपने स्विच स्टेटमेंट्स को यूज कर रहे थे यहाँ पे आके। और थोड़ा सा मैं आप लोगों से पूछना जरूर चाहूंगा इसके बारे में कि मेरी जो एज है वो है 20। ठीक है, मेरी वेरिएबल को गौर से देख लो, मेरा वो है 20। उसके बाद मैंने उसको एक केस दिया है स्विच में, उसको की जो उसकी थी वो मैंने एज ऐड कर दी है और मैंने उसको केसेस दिए हैं कि अगर मेरा केस 18 है तो योर एज इज 18, अगर केस 25 है तो योर एज 25, अगर 30 है तो 30, अगर 35 है तो 35, और अगर इनमें से कोई भी नहीं मैच करता फिर आपने क्या बोलना है, योर एज डजंट मैच एनी ऑफ द अबव नंबर्स। क्या प्रिंट हो रहा है फिलहाल मेरे पास, योर एज डजंट मैच एनी ऑफ द अबव नंबर्स, बिकॉज यहाँ पर जो है मेरी एज जो है वो 20 है और 20 का कोई भी केस मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे। 18, 25, 30, 35 है, 20 कोई भी मैच नहीं कर रहा। ऐसे ही है, क्लियर है? ओके जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग कर रहा हूँ मेरे कोड के अंदर और मुझे आप लोगों ने बताना है लाइव आपने कि जो है अब क्या चीज जो है मेरी वो प्रिंट होने वाली है। 30 मैंने डाल दिया है मेरा वेरिएबल, उसकी वैल्यू एज है मेरी 30 और उसके बाद जो है ये स्विच किया मैंने और मैं उसको बोलूंगा कि यार कोई भी जो भी केस मैच करता है ना वो मुझे प्रिंट करवा कर दे दो। मुझे बताएंगे कि क्या चीज मैच कर रही है और क्या चीज प्रिंट होने वाली है। 30 पे क्या लिखी हुई है, योर एज इज 30, कुछ ये लिखा है, इसको मैं जूम इन कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, डन है? क्या कह रहे हो आप लाइबा, आप ठीक है? हाँ, अब बताओ क्या प्रिंट होने वाला है। जो 30 पे लिखा हुआ है, ये पूछ रही बता रही हैं जो 30 पे लिखा हुआ है, बस ये चीज प्रिंट होने वाली है हमारे पास 30 पे जो लिखा हुआ है। कंडीशन ये कोई भी नहीं है, केस है कि अगर केस 18 है तो ये वाली वैल्यू प्रिंट करवाओ, अगर 25 है तो ये प्रिंट करवाओ। हाँ, केस मेरी एज 30 है, वेरिएबल जो है वो मेरा 30 है। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूं कि अगर मेरा जो वेरिएबल वो 18 है तो ये प्रिंट करवाओ, 25 है तो ये प्रिंट करवाओ, 30 है तो ये प्रिंट करवाओ। मेरा वेरिएबल ही मेरा केस है ना, यहाँ पर केस का के तौर पर ही काम कर रहा है। जल्दी बताएंगे मिसबा। तो आप डायरेक्ट मुझे बता दी, लाइवा को बताने की क्या जरूरत है। यहाँ तक डन है? लाइवा ये मुझे बताएंगे जरा क्यों हुआ है, मुझे बताएंगे लाइवा ये क्यों हुआ है। मैं यहाँ पे सेव करके अगर ब्राउजर में आता हूं तो क्या चीज प्रिंट हो रही है, योर एज इज 30, योर एज इज 35 और योर एज डजंट मैच एनी ऑफ द अबव नंबर्स। क्यों तीनों वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं जबकि मैच सिर्फ एक कर रही थी और वो 30 वाली कर रही थी मैच, बाकी उसके आगे ये 35 क्यों प्रिंट हुआ और योर एज डजंट मैच ये क्यों प्रिंट हुआ है लाइबा, क्यों? हमने बात की थी इस बारे में बहुत डिटेल में लास्ट क्लास में। एलिया को सब पता है, एलिया ही बताएंगी। ब्रेक खत्म कर दिया है, गुड। जहां पर वो है उसे जहां पर भी ब्रेक मिलेगी क्या होगा, उसकी अगली सारी चीजों को प्रिंट करवाता जाएगा। जस्ट लाइक देखें यहाँ पे आके 30 उसको मैच तो कर गया, पहले कोई भी नंबर उसको मैच नहीं किया, केस 18 केस 25 उसको मैच नहीं किया, उसको उसने वैसे ही स्किप कर दिया। 30 वाला उसने मैच किया, वो उसने प्रिंट करवा के दे दिया, बट उसने फिर देखा कि यार आगे मेरे पास कोई ब्रेक नहीं है, ब्रेक मैंने नहीं लगाई हुई आगे, तो क्या हो, वो अगली भी सारी चीजें प्रिंट करवा कर दे देगा। लेकिन अगर मैं ब्रेक डाल देता हूं यहां पे आके, ठीक है, 35 के बाद मैं ब्रेक ऐड कर रहा हूं और अब मुझे बताएंगे आपकी क्या चीज प्रिंट होने वाली है। 30 और 35 हो जाएगा, बट एग्जैक्टली बिकॉज मैंने 35 के ऊपर आकर ब्रेक डाल दी थी। डन हो गया क्या? सोना नहीं है यार, क्या सो के नहीं आए? थोड़ा सा पीछे हो जाए, ऐसे उनको नजर नहीं आ रहा। डन है यहाँ तक? स्विच स्टेटमेंट्स क्लियर है हमारे, इफ एल्स कंडीशंस क्लियर है और स्कोप हमारे क्लियर है। डन है, तो अब हम लोग आज क्या काम करने वाले हैं, आज आके हम लोग अपने फंक्शंस को देखने वाले हैं कि हमारे फंक्शंस क्या काम कर रहे होते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। मैं अपनी एक फाइल जनरेट कर रहा हूं जिसका नाम मैं रख रहा हूं मेरे functions.js और एक बस console.log में करने वाला हूं यहाँ पे आके, और वो होने वाला मेरा फंक्शंस, अबाउट फंक्शंस। डन है? और जो है इसको मैं लिंक कर दूंगा मेरी index.html के साथ। कंट्रोल बी करके उसको बंद करते हैं और ये जो चीज है मैं लिखूंगा डॉट स्लैश करके index.html कर दो इसके, सॉरी मुझे क्या काम करना है, मुझे लिखना है डॉट स्लैश function.js। डन है? अगर मैं सेव करके आपको मेरा ब्राउजर अब दिखाता हूं तो उसमें मुझे चीज दिखनी चाहिए,
अबाउट फंक्शंस और वो मुझे दिख रहा है, तो मतलब यहाँ तक तो मेरा सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है, मुझे यहाँ तक आके कोई मसला नहीं है। सर हम ऐसे काम करने वाले हैं कि HTML की फाइल HTML CSS और एंड पे JS एग्जैक्टली हम लोग यही काम करने वाले हैं, ऐसे ही काम करेंगे। अच्छा जी, अब हम लोग फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। अब ये फंक्शंस क्या चीज होते हैं? फंक्शंस आप कह सकते हो किसी भी आपके लॉजिक की, कोई भी आपका लॉजिक है उसकी पूरी फंक्शनैलिटी हो सकती है। आपका एक वेब पेज है, वो फंक्शन किस तरह से करता है, वो काम किस तरह से कर रहा है, ये आपके फंक्शंस होते हैं। जस्ट लाइक मैं आता हूं यहाँ पे, मैं आ रहा हूं यहाँ पर और मैं कहता हूं कि जैसे ही रीड मोर के ऊपर क्लिक होता है ना, तो क्या काम होना चाहिए, इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। या फिर अक्सर हम लोग एक लॉजिक देखते हैं, रीड मोर के ऊपर क्लिक करो तो शो लेस आ जाता है, शो लेस के ऊपर क्लिक करो तो वापस रीड मोर आ जाता है। कभी देखा ऐसा? हम लोग ये काम कर सकते हैं कैसे? फंक्शंस हमारे कुछ ये काम कर रहे हैं कि आप अपना एक लॉजिक जो है वो लिख दो, बट वो फौरन से रन नहीं कर देगा। अभी आप लोग देखोगे console.log अबाउट फंक्शन जो मैंने किया ना, वो फौरन से रन कर रहा है, वो उसने किसी चीज का वेट नहीं किया और वो अबाउट फंक्शन वो मुझे मेरे कंसोल में दिख रहा है यहाँ पे आके। ऐसे ही है फंक्शन हमारे कुछ ये काम करते हैं कि यार ये अबाउट फंक्शन जो मैंने लिखा है ना, मैं इसको फौरन अभी अभी यूज नहीं करने जा रहा हूं, मैं हो सकता है इसको मैं कुछ टाइम बाद यूज करना चाहूँ, या फिर मैं अपने यूजर के ऊपर छोड़ना चाहूँ। मेरा यूजर कोई टास्क परफॉर्म करेगा, उसके बाद मेरा ये वाला लॉजिक या मेरा ये वाला फंक्शन जो है वो रन करेगा। मैं अपने यूजर के ऊपर छोड़ सकता हूँ इस चीज को, या फिर ये कि मैं खुद के ऊपर छोड़ सकता हूँ कि अगर मेरा जो यूजर जो है स्क्रॉल कर रहा है, तो क्या हो, ये फंक्शन फौरन से रन कर जाए। ठीक है, तो जरा इस चीज को आप देखते हैं। यही अबाउट फंक्शन देखोगे कि आप लोग के यहाँ पे मैंने जब इसको लिखा, ये प्रिंट होकर आ गया। बट अगर इसको मैं एक फंक्शन के तौर पर लिखता हूँ, मैं बनाता हूँ अपना एक फंक्शन, और फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो कुछ आप लिखते हो, सबसे पहले फंक्शन और उसके बाद अपने फंक्शन का नाम। मेरे फंक्शन का नाम हो सकता है प्रिंट मैसेज, ठीक है। और उसके बाद जो है इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ ये होता है, स्मॉल ब्रैकेट्स और आगे कर्ली ब्रेसेस हमारी। और ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स है इसके अंदर जो है हम लोग अपने पैरामीटर्स पास करते सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, उस पर मैं बाद में आऊंगा। पर ये जो हमारी कर्ली ब्रेसेस है ना, इसके अंदर हम लोग अपना लॉजिक ऐड कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ सिर्फ console.log ही मेरा, और वो क्या होगा, अबाउट फंक्शन। ठीक है, अब आप लोग देखोगे मैंने इसको सेव कर दिया, और मैंने यहाँ पर भी वही लॉजिक लिखा है कि अबाउट फंक्शंस, और पहले मैंने वही लॉजिक लिखा था अबाउट फंक्शंस। लेकिन सेव करके अगर मैं आपको मेरा ब्राउजर दिखाऊं, मुझे कोई भी चीज प्रिंट होकर नहीं मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल ब्लैक अभी मेरा कंसोल, क्योंकि मैंने मेरे इस फंक्शन को कॉल नहीं करवाया हुआ। फंक्शंस का लॉजिक ये होता है कि आपने भले ही अपना एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, आपने पूरा अपना लॉजिक तैयार कर लिया, फंक्शन तैयार कर लिया है, वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप अपने उस फंक्शन को कॉल नहीं करवाओगे। ठीक है, तो हमें इसको कॉल करवाना पड़ेगा। अब वो मेरी मर्जी है, हो सकता है मैं इस बटन के ऊपर जब जैसे कोई यूजर इसके ऊपर क्लिक करे तब मैं इस फंक्शन को कॉल करवाऊं। हो सकता है जैसे कोई भी मेरा यूजर आकर इस बटन के ऊपर अपना माउस सिर्फ होवर करे, लेकर आए अपना माउस, मैं तब इसको कॉल करवा सकता हूँ। हो सकता है अगर मेरा जो यूजर है वो बस अपना माउस ऐसे मूव ही कर रहा हो, मैं इसको तब कॉल करवाऊं। हो सकता है मैं इसको जब मेरा यूजर स्क्रॉल कर रहा हो, मैं इसको तब कॉल कर रहा हूँ, मेरी मर्जी है। बट ये मेरे फंक्शंस तब काम करेंगे जब मैं मेरी इस फंक्शन को कहीं पर जाकर कॉल करवाऊंगा, ऐसे काम नहीं करेंगे। तो अगर मैंने ऐसे बनाकर छोड़ दिया, मेरा ये फंक्शन किसी काम करेंगे जब तक मैं इसको कॉल नहीं करवाऊंगा। तो अब आकर मैं इसको फिलहाल ऐसे ही कॉल करवा रहा हूं बगैर किसी यूजर इंटरेक्शन के। लाइक मेरा यूजर क्लिक करे ना करे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल मैं इसको फिलहाल ऐसे ही आकर कॉल करवा रहा हूं। आप किस तरह से अपने फंक्शन को कॉल करवाते हो? आप लिखते हो अपने फंक्शन का नाम, मेरे फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट मैसेज। मैं लिखूंगा प्रिंट मैसेज, और आगे हम लोग डालते हैं अपनी स्मॉल ब्रैकेट्स। ये स्मॉल ब्रैकेट्स का ये मतलब होता है कि आपने अपने फंक्शन को जो है कॉल करवा दिया हुआ है यहाँ पे आके। अब अगर आकर मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ ना, और अब आके मेरा ब्राउजर आपको दिखाऊं तो आपको दिखेगा अबाउट फंक्शंस कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या काम कर सकते हैं, अपना एक लॉजिक जो है ना वो पेंडिंग पे डाल सकते हैं, डिले कर सकते हैं कि यार अभी नहीं, आपने फौरन से इसको रन नहीं कर देना, कुछ टाइम बाद रन करना है आपने। ठीक है, कुछ टाइम बाद भी तब हो सकता है ये जब या तो यूजर कुछ काम करे, या फिर आप ही का कुछ आगे लॉजिक रेंडर हो रहा है। ये हो सकता है आप दूसरे पेज के ऊपर जा रहे हो, आप एक पेज पर हो और आप दूसरे पेज के ऊपर मूव कर रहे हो, लैंड कर रहे हो, तो वहां पर आपका ये फंक्शन रन कर रहे हो। कोई भी लॉजिक हो सकता है, बट फिलहाल इसका यही कुछ सीन है। अब सीन कुछ ये है कि मैं जो हूं इसको ऐसे कॉल करवा रहा हूं, और मैं यहाँ पे आके अपने कुछ पैरामीटर्स पास के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। पैरामीटर्स क्या चीज होती है, और पैरामीटर्स मेनली हम लोग ऐड करते हैं अपनी इन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर। हम लोगों ने एक और बात की थी टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में, अगर याद हो किसी को तो। टेम्पलेट लिटरल्स याद है हमें वो क्या काम कर रहे होते थे आके?
जो हमारी ये डिफाइन करते हैं वैल्यू देते हैं उनमें हमें वैर के दोनों डिफाइन करते हैं वो शॉर्ट करके हम जस्ट डॉलर का साइन यूज करते हैं डॉलर का साइन यूज करते हैं, बट वैर का तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं था यार। एग्जैक्टली कनकैट का था यहाँ पे सीन कि बार बार हमें कनकैट नहीं करना पड़ता, प्लस डालकर या कॉमा डालकर वो स्ट्रिंग और नंबर अगर हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं तो हमें उनको कनकैट करने के लिए प्लस या कॉमा ऐड करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अपनी वो बैकटिक को ऐड करो और उसके अंदर अगर आपने अपने वो डायनामिकली कोई वेरिएबल्स को लेकर आना है जिसको बोलते हैं डायनामिक टाइपिंग, मैंने बताया था, उनको आप ऐड कर सकते हो अपनी कर्ली ब्रेसेस के अंदर, डॉलर का साइन और कर्ली ब्रेसेस। तो मैं यहाँ पे आके कुछ वही चीज ऐड करूंगा, ऑफ पर है, ऑफ पर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के लिखूंगा मेरे अबाउट फंक्शंस, मेरे ये अब भी वैसे ही कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई मसला नहीं है हमें। अब आकर मैं वापस मेरे इस फंक्शन को वैसे ही कॉल करवा रहा हूँ, प्रिंट मैसेज कुछ ये हो गया। अब मैं आकर मेरे पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ। अब ये पैरामीटर्स क्या चीज होती है? पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं, आप कह सकते हो हमारे वेरिएबल्स ही, बट हमारे फंक्शन के अंदर काम करने वाले वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल क्या काम कर रहे थे हमारे, कि आप अपनी कोई भी एक वैल्यू जो है वो स्टोर करवा रहे होते थे अपने उस वेरिएबल को, ऐसे ही है। उसके बाद ये है कि आप आगे आकर अपने उस वेरिएबल को कहीं पर भी यूज कर सकते हो। बट हमारे पास पैरामीटर्स ये होते हैं कि पैरामीटर एक फंक्शन का होता है, आप उस पैरामीटर को उस फंक्शन के बाहर कहीं पर यूज नहीं कर सकते हो, ये पैरामीटर्स का काम होता है। अब लेट्स सपोज मैं यहां पे आ जाता हूं और यहाँ पे आके मैं लिखता हूं नेम। मैंने नेम नाम से अपना एक वेरिएबल पास कर दिया, इसको मैं आपको सिमिलैरिटी दिखा रहा हूं वेरिएबल के साथ, इसको वेरिएबल बोलना नहीं है, इसको पैरामीटर्स बोला जाता है, बट आपको समझाने के लिए मैं इसको वेरिएबल कह रहा हूं यहाँ पे आके, ठीक है। तो हमारे पास ये नेम आ चुका है और यहाँ पे आता हूं मैं, और यहाँ पे आके मैं एक चीज प्रिंट करवाने वाला हूं। मैं लिखने वाला हूं द नेम ऑफ यूजर इज, और डॉलर का साइन कर्ली ब्रेसेस नेम, ठीक है। ये नेम तो मेरा वो स्टैटिक हो गया ना, क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर है, और ये वाला नेम जो ये मेरा इस वेरिएबल का को मैंने कॉल करवा दी, जो कि मेरा पैरामीटर, मैंने उसको कॉल करवा दिया। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा है द नेम ऑफ यूजर इज नेम। मैंने नेम पैरामीटर पास कर दिया, बट उसकी मैंने कोई वैल्यू पास नहीं की। ये आप इसको ऐसे ले सकते हो कि मैंने एक वेरिएबल बना दिया, लेट ए इज इक्वल, मैंने किया लेट ए, बस मैंने ए इज इक्वल टू करके उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की हुई है। आप इसको कुछ उस तरह से देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने नेम कर दिया, बट उसकी कोई वैल्यू मैंने पास नहीं की हुई यहाँ पे आके। तो मुझे मेरे ब्राउजर में इस टाइम पे क्या दिखने वाला है, द नेम ऑफ यूजर इज, सेव करके अगर मैं आपको ब्राउजर दिखाऊं तो द नेम ऑफ यूजर इज अनडिफाइंड, ठीक है। कि आपने भले ही अपना पैरामीटर पास किया हुआ है, बट आपने उसको कोई वैल्यू पास नहीं की है, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। आपका जो पैरामीटर है, अगर आप उसको कोई वैल्यू पास करना चाह रहे हो तो आप उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हो। आपका जो सिंपल वेरिएबल होता था उस पे आप वैल्यू असाइन करते थे, बट अगर आपने अपने पैरामीटर को वैल्यू को असाइन करनी है तो आप उसको आर्ग्यूमेंट बोल रहे होते हो। अब बोले आप क्या कह रहे थे? सर इसमें यहाँ पे एरर क्यों नहीं है? एरर नहीं देगा बिकॉज फंक्शन का पैरामीटर है जो दूसरा था सिंपल, तो इसमें मतलब वो वैर के बाद ये जो है, नहीं यहाँ पे वैर का कोई सीन नहीं, ये जो हमारा है ना, आप कह सकते हो एक तरह का वेरिएबल के तौर पर काम करे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है मैं आपको बता दूं, लेट नेम, यहाँ पे आके कुछ ये चीज हो रहा है, और उसके बाद आकर मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूं, अगर मेरा आकर नेम और ऊपर वाले सारे को मैं कमेंट कर देता हूं, कंट्रोल एस, ठीक है। ऊपर जो मैंने लॉजिक लिखा ना पैरामीटर, और उस पैरामीटर को कॉल भी करवाया हुआ है, ये कुछ वही काम हो रहा है यहाँ पे आके। एक वेरिएबल बन गया और उस वेरिएबल को कॉल कराया, बट उस वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं है। वो फंक्शन था पैरामीटराइज, हाँ, लेकिन दूसरा जो आपने कॉल करवाया वो सिंपल फंक्शन है, उसके अंदर कोई हमने पैरामीटर पास नहीं, हाँ, तो इसने यहाँ पे एरर क्यों नहीं दिया? अच्छा। अब ये जो है ना, मैं आपको बताया जो हमारी जावास्क्रिप्ट है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंस है, थोड़ी सी बहुत डिफरेंस है टाइपस्क्रिप्ट से, ठीक है। अब टाइपस्क्रिप्ट के अंदर होता क्या है, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आपका ये होता है कि अगर आपने अपना कोई पैरामीटर पास किया ना, आपके लिए मस्ट है कि आप उसको कोई आर्ग्यूमेंट भी पास करो। मींस कि अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया है, आपके लिए मस्ट है कि आप उसको कोई वैल्यू भी दो। बट हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो चेक करती है कि अगर इन्होंने एक पैरामीटर पास किया हुआ है और अगर इन्होंने उसको कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, मींस उसको कोई वैल्यू नहीं दिया है, हो सकता है कुछ टाइम बाद जाकर किसी और लॉजिक के थ्रू ये उसको कोई वैल्यू पास कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए हमें ये एरर नहीं देगा यहाँ पे कि यार हमने पैरामीटर अपना पास किया बट उसको कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, मींस उसको कोई वैल्यू नहीं दी है। अरे इसमें कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर वो इस यहाँ पे कोई सीन नहीं है स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अनडिफाइंड शो करवा रहा है मुझे, लेट नेम इज इक्वल मैंने किया और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग उसी नेम को प्रिंट कराने की कोशिश की, क्या आ रहा है, अनडिफाइंड, जैसा मेरे पास ऊपर पैरामीटर के अंदर आ रहा था। अगर आप ऊपर वाली चीज को देखते हैं तो यहाँ पे क्या सीन है, नेम मेरा पैरामीटर और मैंने कॉल कराया द नेम ऑफ यूजर इज डॉलर का साइन कर्ली ब्रेसेस नेम, तो द नेम ऑफ यूजर इज अनडिफाइंड। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस, एरर उस वक्त देगा जब हम उसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे, यानी कि लेट हाँ, अब ये है, ये अच्छा आप कुछ सवाल किया आपने अफजल,
कि ये जो है ना, अगर मैं यहाँ पे आके कोई अपना पैरामीटर पास नहीं करता हूं, ठीक है, अब इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि मैंने अपना कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं, मैंने जो है डायरेक्ट वेरिएबल को कॉल करवा दिया, बट मैंने अपना वेरिएबल कोई पास किया नहीं है। तो मैं भी हो सकता है अभी हमें एरर दे दे, खैर इसलिए अभी हमें एरर नहीं दिया, मुझे लग ही रहा था, बिकॉज ये हमारे पास ES6 के अंदर एक फीचर आ गया था कि आपको वैल्यूज भी पास करने की, कैसे आपको जो पैरामीटर उसको पास करने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट उसका आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, ठीक है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो ये करने की जरूरत नहीं है, बट मैं यहाँ पे आके इसको भी करूंगा। यहाँ तक क्लियर है सबको कि एक पैरामीटर होगा और उस पैरामीटर को कॉल कराया जा सकता है, उसके बाद आगे उसका आर्गुमेंट होता है, मींस उसकी वैल्यू होती है। अब आगे जरा हम लोग क्या काम करते हैं, उसके आर्गुमेंट के ऊपर बात करते हैं, मींस उसकी वैल्यू के ऊपर बात करते हैं। वैल्यू हम लोग कहाँ पास करते हैं इसकी, यहाँ पे आप लोग देखोगे वेरिएबल के अंदर हम लोग क्या करते थे, हम लोग बोलते थे इज इक्वल्स टू कुछ, ये ऐसे लोग अपना वेरिएबल बना रहे होते थे, ऐसे ही है हम लोग कुछ इस तरह यहाँ पर इसी तरह भी यहाँ पे भी कुछ उस तरह का काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो काम कर रहा है मेरा, द नेम ऑफ यूजर इज हारिस। आप लोग अगर इस चीज को गौर से देखो तो ये मेरा एज एन वेरिएबल एक काम ही कर रहा है, एक तरह का वेरिएबल ही बन चुका है ना यहाँ पे आके, भले यहाँ पे लेफ्ट हो सकता है, वैर हो सकता है, कॉन्स हो सकता है, बट मैंने आपको बताई एक चीज कि पैरामीटर जब भी किसी फंक्शन के अंदर पास करते हो, उसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन के अंदर होता है, वो पैरामीटर आप सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो, उसके बाहर कहीं पर भी नहीं। तो मैंने यहाँ पे आके अगर ये नेम हारिस लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे आके मैंने फिर उसको कॉल करवा दिया उसी फंक्शन के अंदर, ये काम कर जाएगा मेरा, बट यही नेम अगर मैंने किसी और फंक्शन के अंदर कॉल करवा दिया फिर काम नहीं करेगा मेरा। तो ये हमने इसको पास कर दिया था, इसका आर्गुमेंट, बट हम लोग मेनली आर्गुमेंट यहाँ पर पास नहीं करते अपना, हम लोग अपना आर्गुमेंट पास करते हैं जहां पर हमारा फंक्शन कॉल हो रहा होता है। हमारा फंक्शन कहां पर कॉल हो रहा है, ये नीचे हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पर आके, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम लोग इसकी वैल्यू पास कर सकते हैं हारिस या अली, कुछ भी आपने पास करना है। तो अब क्या चीज होगी, वो चेक करेगा उससे कि मैंने एक पैरामीटर पास किया नेम के नाम से, और उस पैरामीटर को मैंने कॉल करवा दिया है, द नेम ऑफ यूजर इज नेम। उसके बाद वो चेक करेगा प्रिंट मैसेज अली, ठीक है, वो चेक करेगा कि यार फंक्शन को कॉल कराया, बट उसके बाद इसने एक उसका आर्गुमेंट भी पास कर दिया, वो उस चीज को प्रिंट करवा कर दे देगा। सेव करके ब्राउजर में अगर मैं आता हूँ, द नेम ऑफ यूजर इज अली। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्या काम करते हैं, अपने पैरामीटर्स पास करते हैं और अपने आर्गुमेंट्स को पास करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? एग्जैक्टली, एंटर वो जो है ना, हम लोग इनपुट ले रहे होते हैं एक यूजर से, वो हमारे पास एक चीज इसके अंदर होती है प्रॉम्प्ट वगैरह के नाम से, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली पिक कर सकता है कि ठीक है ताला कर सकते हैं, हमें उसको सेट करना पड़ेगा उस लॉजिक को। नहीं छाड़ दे ताला मार। मेरा बच्चा, आप जो भी हो, आप जरा इसको म्यूट कर लो। अच्छा जी, तो ये आ चुका है हमारे पास क्या, द नेम ऑफ यूजर इज अली। अब जरा इसी को जो है थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। हमारे जो पैरामीटर्स है ना, ये हम पर है कि हम लोग एक फंक्शन के अंदर जितने मर्जी पैरामीटर्स पास करें, हमारी मर्जी है, क्योंकि आगे जाकर होता तो ये है कि आप अपने पैरामीटर्स के अंदर जो वैल्यूज होती है वो भी डायनामिकली कहीं से और से लेकर आ रहे होते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं अपने और पैरामीटर्स पास करता हूँ, जस्ट लाइक एक मैंने कर दिया नेम, कॉमा करके एक और पैरामीटर इसका पास कर देते हैं एज, तो शेयर कर दिया हमने। तो एज करके अगर मैं आकर इसको प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, और हम लोगों ने एक एस्केप सीक्वेंस देखा हुआ है, याद है किसी को अगर, तो \n अगर मैं डाल देता हूँ तो ये क्या है, ये मेरा एक तरह का एस्केप सीक्वेंस होता है। क्या है? एग्जैक्टली, एस्केप सीक्वेंस इसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाऊंगा मैं, और उसके बाद आकर मैं लिख दूंगा इसको, मैं एक डॉट भी दे देता हूँ ताकि यहाँ वहां पर वो एंड हो जाए, ठीक है। और हिज एज कर देते हैं, और डॉलर का साइन कर्ली ब्रेसेस एज कर देते हैं, डॉलर का साइन कर्ली ब्रेसेस एज। मुझे आप बताएंगे कि क्या आने वाला है, द नेम ऑफ यूजर इज हारिस, और जो भी मैंने यहाँ पे नाम पास किया होगा, और उसके बाद उसकी एज क्या आने वाली है, हाँ आप ही बताओ एज क्या आने वाली है, नेम और एज में क्या आने वाला है मेरे पास, इस पूरी लाइन में क्या प्रिंट होने वाला है, द नेम ऑफ यूजर इज नेम, हिज एज इज एज। मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि एज का वो हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया हुआ। द नेम ऑफ यूजर इज अली, हिज एज इज अनडिफाइंड, ठीक है। तो हमें इसका आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, और अब यहाँ पे आके आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी आर्गुमेंट पास करो, आप उसको, आपका वो स्ट्रिंग हो सकती है, आपका वो नंबर हो सकता है, बुलियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे आके इसको कर देता हूँ 45, ठीक है। तो क्या होगा, अब मुझे एक चीज प्रिंट होकर मिलने वाली है, द नेम ऑफ यूजर इज नेम, हिज एज इज एज, कुछ इस तरह से, नेम ऑफ यूजर इज अली, हिज एज इज 45। डन हो गया यहाँ तक आके, कोई मसला यहाँ तक किसी को? डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्यों यूज किया उसने, लाइक जो मतलब ES6 में
ये चीज चाहिए कि अगर आप कोई चीज वैल्यू नहीं दे रहे तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट लाइक आपको 18 पास कर सकता है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, जो मैंने अभी स्टार्टिंग पर चीज की ना, ये वाली नेम इज इक्वल्स टू और नेम इज इक्वल्स टू हारिस, ठीक है। अब ये जो है ना, आप जो बात करो डिफॉल्ट की, वो कुछ ये होता है। यहां पर अगर आपको ये भी अपने जहां पे आपने अपना पैरामीटर पास किया है, वहीं पर अगर आप उसको कोई वैल्यू दे देते हो, वो होता है उसका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अगर आप आगे कहीं पर भी उस चीज को यूज नहीं करते, उसको कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हो, तो क्या होगा, वो इस चीज को यूज कर लेता है, ठीक है। सेव करके अगर आपको मैं मेरा ब्राउजर दिखाता हूं यहाँ पे आके, तो देखोगे क्या चीज आ रही है, द नेम ऑफ यूजर इज अली, बिकॉज हारिस भले ही मैंने उसको आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, बट उसकी वैल्यू ओवरराइट हो गई आगे जाकर, बिकॉज मैंने आगे अली पास कर दिया उसको। लेकिन अगर आकर आगे मैं अली को हटा देता हूं, यहाँ पे आके लेट्स सपोज अली को मैंने हटा दिया, अब क्या चीज प्रिंट करेगा वो, द नेम ऑफ यूजर इज हारिस, ठीक है। तो क्या है ये, यहां पर जब आप जो भी कोई भी चीज पास करते हो, वो होता है हमारे पास हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कि अगर आगे जाके हो सकता है कि इससे कोई आर्ग्यूमेंट पास ना किया हो, तो हो सकता है ये वाला आर्ग्यूमेंट पास कर देना है, इसको डिफॉल्ट वाला, या फिर इसको हम लोग एडमिन लिख देते हैं, एडमिन, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा एडमिन लिखने में। तो क्या होगा कि अगर यूजर ने आकर कोई भी अपना पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, तो क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट ले लेगा एडमिन को, और अगर पास कर दिया, लेट्स सपोज हारिस है या अली है, ठीक है। तो अब क्या चीज होने वाली है, मैंने नेम इज इक्वल टू एडमिन किया, द नेम ऑफ यूजर इज नेम, हिज एज इज एज, और एज में अगर आपने कोई और चीज पास करनी है तो वो कर दो। यहाँ पे आके मैं 24 कर रहा हूं, और उसके बाद यहाँ पे एज में कर देता हूं अपनी 30, डन है। दो ही मैंने डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास की है, और उसके बाद दो ही मैंने सेपरेट आर्गुमेंट पास करती है उन्हीं पैरामीटर्स के, ठीक है। तो अब अगर सेव करके हम लोग ब्राउजर चलते हैं, ब्राउजर के अंदर तो आएगा द नेम ऑफ यूजर इज अली, हिज एज इज 24, जो कि मैंने बाद में पास कर दी है। बट अगर मैं इन दोनों को हटा देता हूं, तो मेरे पास ये आ जाएंगे, द नेम ऑफ यूजर इज एडमिन, हिज एज इज 30। क्लियर है सबको यहां तक आके, कि ये डिफॉल्ट किस तरह से काम करते हैं और आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स किस तरह से काम कर रहे होते हैं हमारे, डन है। अच्छा जी, इसको मैं यहाँ पे आके रख देता हूँ, और मैं आगे भी इसको वैल्यूज पास कर दूंगा, अली, और उसके बाद 50, डन करें। तो अब हमारे पास ये कुछ इस तरह से चीजें होकर आ जाएंगी। तो कर सकते हैं हम लोग नोड.जेएस का टर्मिनल, बट अभी हम लोग नोड.जेएस के ऊपर जा नहीं रहे हैं, वरना हम लोग यहीं पे आके इसका टर्मिनल यूज करें। ऊपर आ जाएं अगर आप लोग, यहाँ पे क्लिक करें और टर्मिनल के ऊपर क्लिक करें, न्यू टर्मिनल, तो यहाँ पे आपका अपना टर्मिनल खुल जाएगा। तो जो चीज जो है मैं अपने कंसोल में जाकर चेक कर रहा हूँ ना बार बार, वही चीज मैं अपने इस प्रोग्राम को रन करके भी चेक कर सकता हूँ। जस्ट लाइक आप लिखोगे अपना नोड, और उसके बाद आप लिखोगे अपनी उस फाइल का नाम जिस फाइल में आपका प्रोग्राम रन कर रहा है। मेरी फाइल है function.js, ऐसे ही है, मैं लिखूंगा functions.js और एंटर अगर करते हैं, तो ये देखो वही चीज आ रही है, द नेम ऑफ यूजर इज अली, हिज एज इज 50। बट ये आपका नहीं काम करेगा, बिकॉज आपका Node.js इंस्टॉल नहीं होगा। आपको पहले Node.js को इंस्टॉल डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आपका काम करेगा। मेरे पास तो इंस्टॉल है, इसीलिए हम लोग अभी Node.js के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अभी हमने उसको इंस्टॉल नहीं किया, इसलिए हम लोग फिलहाल अपने कंसोल में काम कर रहे हैं। डन है। फंक्शंस और पैरामीटर्स की सबको समझ आ गई। अच्छा, अब जो है ना, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और अब इसको कॉल करवा देते हैं हम लोग अपने उसके ऊपर, किसी यूजर इंटरेक्शन के ऊपर, कि यूजर कुछ काम करता है, कोई टास्क परफॉर्म करता है, उसके बाद आपने ये काम करना है, वरना आपने ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो आओ जरा अब उस चीज को देखते हैं। तो ये मेरा एक फंक्शन है, अब मैं इस फंक्शन को ऐसे ही कॉल नहीं करवाने वाला, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने ऐसे ही कॉल करवा दिया तब तो ये फौरन से रन कर जाएगा, मुझे इसको फौरन से रन करना नहीं है। हो सकता है मैं इसको रन करना चाहूं जब मेरे पास यहाँ पे बटन हो, और वो बटन होगा यूजर इन्फो का। लेट्स सपोज मैं अपना एक बटन बना रहा हूँ यूजर इन्फो के नाम से, ये रीड मोर की जगह हो जाएगा यूजर इन्फो, यूजर इन्फो। तो सीन कुछ है कि जैसे कोई भी इस यूजर इन्फो के ऊपर क्लिक करेगा, तब मेरा ये नीचे वो चीज रेंडर करनी चाहिए, रन करनी चाहिए, जो मैंने मेरा फंक्शन लिखा हुआ था, ठीक है। तो इधर आओ, और आप लोग किस तरह से जो है अपने फंक्शंस को कॉल करवाते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाला हूं मैं किसकी, अपने इवेंट्स की। अब यहाँ पे आके हम लोग अपने इवेंट्स फायर करने वाले हैं कि यार इवेंट्स क्या चीज होती है। आप कह सकते हो कि आपका जो यूजर है वो कुछ भी कर रहा है ना, आपके वेब पेज के अंदर रहकर कुछ भी कर रहा है, वो उसका इवेंट ही है, कुछ भी कर रहा है वो। अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैं सिर्फ इसको मूव कर रहा हूँ अपने कर्सर को, ये मेरा एक इवेंट ही है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, मेरा एक इवेंट है। अगर मैं इसको अपना माउस लेकर जा रहा हूँ, ये मेरा एक इवेंट है। अगर माउस हटा रहा हूँ, ये भी मेरा एक इवेंट है। अगर मैं इसको क्लिक करके रखा हुआ है, अभी बटन छोड़ा नहीं है, मेरा ये एक इवेंट है। छोड़ दिया, ये भी मेरा एक इवेंट है। हर एक चीज इवेंट है। अगर मैं यहाँ कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस कर रहा हूँ, मेरे इवेंट्स हैं ये सारे। तो हर एक चीज यूजर जो काम करता है वो इवेंट्स के तौर पर काम कर रहा होता है। तो अब यहाँ पे आके हम लोग वही कुछ अपने फंक्शंस को कॉल करवाएंगे, बट इवेंट्स के थ्रू। तो मैं यहाँ आऊंगा और मैं यहाँ चाहता हूँ कि यार जैसे ही क्लिक करे मेरा यूजर जो है, मेरा यूजर जैसे यूजर इन्फो के ऊपर क्लिक करे, तो यहाँ पे आज जो नीचे है ना मेरे कंसोल में, वो उसकी इन्फॉर्मेशन सारी आ जानी चाहिए।
तो आज जरा इसको करके देखते हैं। हम लोग आएंगे अपनी index.html के ऊपर और यहाँ पे मैं अपने जिस बटन के ऊपर उसको कॉल कराना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इस यूजर इन्फो के ऊपर। आप यहाँ पे आके लिखोगे ऑन क्लिक, जो कि एक बिल्ट इन होता है इवेंट, बिल्ट इन इवेंट है, ठीक है। ऑन क्लिक इज इक्वल टू ये, और ये है हमारे पास हमारी इनलाइन जेएस। हमने पहले दो जेएस की बात की हुई है, इंटरनल और एक्सटर्नल, बट ये है हमारी इनलाइन जेएस। इनलाइन जेएस में क्या कर सकते हो आप, सिर्फ अपने फंक्शंस को कॉल करवा सकते हो एज एन इवेंट्स, ठीक है। तो ऑन क्लिक और आगे इसके अंदर मैं अपने फंक्शन का नाम लिखूंगा। मेरे फंक्शन का नाम क्या है? प्रिंट मैसेज। ये था मेरे फंक्शन का नाम, और मुझे उसको कॉल करवाना है तो मैं ये काम करूंगा, ठीक है। मैंने अगर उसको कॉल करवाना है तो मैं ये काम कर दूंगा, और उसके बाद आकर अगर मैं इस चीज को सेव करता हूं ना, और अब अगर आकर मैं इसको सेव करके अपने ब्राउजर में आता हूं, वो चीज मेरी प्रिंट नहीं हुई, बट अब वो प्रिंट होगी जब मैं अपने इस बटन के ऊपर आकर कॉल करवाऊंगा। बट एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। मैं जैसे इसको आकर करता हूं क्लिक, द नेम ऑफ यूजर इज एडमिन, हिज एज इज 30, ठीक है। कि मेरे जो मैंने वैल्यूज उसको पास की हैं वो तो थी आई गेस अली, और उसके बाद 24, बट यहाँ पे आ रहा है एडमिन और 30। ये वाली वैल्यूज है जो मैंने डिफॉल्ट उसको वैल्यूज पास की थी, ये वो वाली वैल्यूज हैं। ये वाली वैल्यूज को एक्सेस नहीं किया उसने जो मैंने नीचे पास की थी, ठीक है। उसने उनकी वैल्यूज को एक्सेस नहीं किया। क्यों एक्सेस नहीं किया? एग्जैक्टली यहाँ पे आके सिर्फ मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है, बट उसके पैरामीटर्स कहां पर हैं? देखो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे आके मैं प्रिंट मैसेज कॉल करवा रहा हूं, बट उसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहा नेम और एज का, ठीक है। यही काम मैंने अपनी index.html के ऊपर आकर कर दिया कि प्रिंट मैसेज को कॉल करवाया, बट उसके अंदर कोई पैरामीटर मैंने पास नहीं किया हुआ। अगर मैं यहाँ पे आके अपना कोई पैरामीटर पास करता हूं इस बार आकर, और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज, ये चीज चेक करो, बाहर डबल कोट्स है, अंदर आप डबल कोट यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बताया था इस चीज के बारे में। तो मैं यहाँ पे आके अपना जो है सिंगल कोट यूज करता हूँ पहले तो, और उसके बाद अपने एक पैरामीटर पास करता हूँ अहमद, और उसके बाद उसकी एज कर देते हैं 60। डन है। तो अब जो होगा सेव के करके, अगर हम लोग आए अब अपने ब्राउजर के अंदर, सेव करो, और नहीं ओके, इसको अगर मैं आकर क्लिक करता हूं तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। द नेम ऑफ यूजर इज अहमद, हिज एज इज 60। तो अब जो है उसे वो डिफॉल्ट को एक्सेस नहीं किया, उसके बाद वाले को एक्सेस किया, ठीक है। और ये पहले जो एडमिन वाला है वो मेरा प्रिंट होकर आ रहा है, बिकॉज मैंने आई गेस यहाँ पर उसको कॉल करवाया हुआ है। हाँ जी, कॉल करवाया हुआ था। इसको अगर मैं हटा देता हूँ, सेव करके ब्राउजर में आते तो कोई भी चीज प्रिंट नहीं हो रही है, और अगर मैं आकर मेरे यूजर इन्फो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो आ रहा है द नेम ऑफ यूजर इज अहमद, हिज एज इज 60। फंक्शंस और इवेंट्स की समझ आई? अभी तक हमने सिर्फ अपना एक इवेंट देखा है कि इवेंट किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अपने इवेंट्स को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने फंक्शन का बैकटिक यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं होगा आपको, ठीक है। कर सकते हैं, वैसे काम करेगा आपका ये। अच्छा जी, ये काम हो गया हमारा। अब जो है मैं अपना इवेंट चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पे मेरा इवेंट इस बार होने वाला है होवर के लिए। होवर के लिए कुछ इस तरह से कि मैं जैसे ही अपना माउस क्लिक ना करूं, मैं इस बटन पर अपना माउस जैसे इसके ऊपर लेकर आऊं ना, तभी ये चीज रन हो जाए, तभी मेरा फंक्शन रन कर जाना चाहिए। आप लोग अक्सर अपनी इस चीज को देखते भी हो। आप जैसे ही जो है किसी भी अपने एक वेब पेज के ऊपर जो है किसी मॉड्यूल के ऊपर जाते हो, तो उसके साथ एक पॉपअप आ जाता है बाजू का, उसके अंदर जो उसकी इंफॉर्मेशन आ रही होती है। जस्ट लाइक आप यहाँ पे आओ, मैं अगर इसके ऊपर आऊं तो इससे क्या, ये मैं जैसे अपना माउस इसके ऊपर लेकर आया हूं तो क्या हुआ, वो उसने मुझे एक तरह का और मॉडल छोटा सा डैशबोर्ड शो करवा दिया। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, होवर कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर, ठीक है, वो मुझे उसका एक छोटा सा बॉक्स शो करवा रहा है। ये क्या है, मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे आके, होवर कर रहा हूँ। अगर मैं क्लिक करता हूँ वो तो एक सेपरेट इवेंट फायर हो जाएगा, ठीक है, बट मैं उसके ऊपर होवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कुछ वही काम करने वाले हैं कि जैसे इसके ऊपर अपना माउस में सिर्फ लेकर आता हूँ तो मेरा वो फंक्शन रन कर जाना चाहिए। तो अब हमारे पास एक और तरह का इवेंट होता है, वो होता है हमारे पास माउस ओवर का इवेंट। माउस ओवर, ओवर होवर नहीं, ओवर, ऑन माउस ओवर अगर आप करते हो यहाँ पे आके ऑन माउस ओवर, ठीक है, इसका ये मतलब है कि अब आप सिर्फ अपने बटन को, अपना जो कर्सर है उसको लेकर जाओ अपने उसके ऊपर, बटन के ऊपर, जहां पर अपने फंक्शन को कॉल करवाया हुआ है। मैं आऊंगा यहाँ पर और मैं आकर ले आ रहा हूँ यहाँ, तो आप लोग चेक करोगे ये कुछ ऐसा से आ गया। अगर मैं हटाता हूँ और दोबारा करता हूँ, दोबारा आ जाएगा, साथ में 2 आ गया, फिर जाता हूँ 3 4 5 6, तो ये उतनी ही बार जो है ना ये मेरा काम कर रहा है यहाँ पे आके। उतनी बार जब जब यूजर आकर इसके ऊपर अपना माउस लेकर आएगा, कर्सर लेकर आएगा, उतनी ही बार मेरा एक फंक्शन रन करता जाएगा। डन हो गया। अब इस तरह से एक और मसला भी चेक कर लो। फिर अगर हमने सेम फंक्शन को इस तरह का जो इवेंट होता है, ऑब्वियसली यूजर अपना कर्सर है वो तो एक जगह पर रखने नहीं वाला,
वो उसको हरकत में रखने वाला है हमेशा ही, वो उसको चेंज करता रहेगा। जब चेंज करता रहेगा तो अगर हमने इसके ऊपर कोई अपना इवेंट फायर किया हुआ है, फंक्शन फायर किया हुआ है, फंक्शन कॉल करवाया हुआ है, हमारा एक ही फंक्शन एक ही लॉजिक बार बार रन करता रहेगा। फिलहाल के लिए ये सिर्फ कंसोल डॉट लॉग है, हमें इतना पता नहीं चल रहा, बट हो सकता है आगे इसके अंदर हमारा बहुत 100 लाइंस का भी कोड फंक्शन के अंदर, वो 100 लाइंस का कोड बार बार रन कर रहा होगा जब जब मेरा यूजर इसके ऊपर अपना माउस लेकर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता ही है कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश कर सकती हैं या उनकी परफॉर्मेंस जो वो डाउन हो जाती है। इसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे कि उसको किस तरह जो है हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, बट ये हमारा कुछ इस तरह से काम हो रहा होता है। अब इसी तरह से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, अपने फंक्शन को जो है और कॉल करवा सकते हैं। अब सीन कुछ ये है, हाँ जी बोले। आपने उधर प्रिंट मैसेज का फंक्शन कॉल करवाया, हाँ वो इस फाइल में आ गया, प्रिंट मैसेज का फंक्शन कॉल करवा दिया, फंक्शन के बाहर क्यों गया? फंक्शन के बाहर क्यों गया मतलब? फंक्शन कॉल करवाया आपने, हाँ वापस उधर क्यों नहीं गया? फंक्शन के बाद आपने जब इसको दोबारा नीचे वो फंक्शन कॉल करवाया था, उसने वो क्यों कॉल करवाया? ये जो चीज है ना, आप यही बात कर रहे हो, आई गेस प्रिंट मैसेज करता हूँ मैं, आप ये बात करो। ठीक है कि हमने जब इस चीज को कॉल करवा दिया तो वो इसको भी प्रिंट करवा रहा है और उसके बाद उस चीज को प्रिंट कर रहा है। अब देखो ये जो है मैंने आपको जो बताया था लाइन बाय लाइन एक तो एग्जीक्यूशन होती है। जब उसने देखा कि ये जो चीज है ना, उसने एक फंक्शन बना हुआ है और उसका बाद अगली लाइन में उसको कॉल भी करवा दिया गया, उसको रन कर दिया उसने। बट जो मेरा इवेंट है, मेरा इवेंट है क्लिक का, वो डिपेंड करता है मेरे यूजर के ऊपर। वो तो डिपेंड करता ही करता है। अगर आप उधर एक फंक्शन है, हाँ अगर हम उधर एक से ज्यादा फंक्शन करते हैं, हम यहाँ से कॉल करवाएंगे तो वो सारे फंक्शन कॉल करवाएंगे। ऑब्वियसली सारे कॉल नहीं करवाएगा। अगर मैंने उन सबको, उन सभी फंक्शंस को अगर मैंने सिर्फ एक ही बटन के ऊपर कॉल किया तब वो सारे रन करेंगे, वरना सारे रन नहीं करेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे आओ आप, अगर आप एक और फंक्शन अपना बना लेते हैं, इस प्रिंट मैसेज को खत्म करते हैं, एक और अपना फंक्शन ऐड कर रहा हूं मैं, और इस बार इसमें क्या काम कर रहा हूं, इस बार हम लोग करते हैं, इसका नाम हम लोग रखते हैं सेंड इन्फो। ठीक है, सेंड इन्फो के एक हम लोग फंक्शन बना रहे हैं यहाँ पे आके, और उसके अंदर आकर हम लोग क्या काम करते हैं, अपना कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं बैकटिक्स के अंदर ही, और इसको मैं कुछ अपने पैरामीटर्स भी पास कर रहा हूँ, और वो पैरामीटर होंगे मेरा एक तो एडमिन का पैरामीटर होगा यहाँ पे आके, ऊपर से मैं इसकी जरा वैल्यूज चेंज कर दूंगा। ठीक है, एक मेरा एडमिन का हो सकता है पैरामीटर, और मैं इसको पास कर रहा हूँ द डेटा ऑफ यूजर हैज बीन सेंट टू एडमिन। ठीक है, कुछ ही हमने काम कर दिया कि यूजर का डेटा हमने सेंड कर दिया है अपने एडमिन को, और उसके बाद जो है मैं अपने इस फंक्शन को जो है ना कॉल करवाता हूँ अपने किसी और बटन के ऊपर। लेट्स सपोज मैं आता हूँ अब यहाँ पे आके, और इस बार आकर मैं अपना एक और बटन ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, आपके पास ये भी ऑप्शन है कि जरूरी नहीं होता कि आप सिर्फ और सिर्फ इसको अपने बटन के ऊपर ही कॉल करवाओ, हो सकता है आपका दिमाग खराब, आप इसको किसी हेडिंग के ऊपर कॉल करवा दो, कि जैसे कोई भी यूजर अपने हेडिंग के ऊपर क्लिक करता है वहां पर कॉल करवा दो। ये आपकी मर्जी है कि आप अपने किसी फंक्शन को कहीं पर भी कॉल करवा दो, लॉजिक वही रहने वाला है। अगर आपने इसको पी के टैग के ऊपर कॉल करवाना है, पी का टैग यहाँ पे आके अपना ऑन क्लिक किया, ऑन माउस ओवर लिख दोगे तो काम वो वैसे करेगा आपका, बट मैं इसको बटन के ऊपर ही कॉल करवाऊंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे आके मेरा बटन एक और सेंड। ठीक है, सिंपल, इसको हम लोग आकर कर देते हैं सेंड, और उसके बाद आकर मैं कर देता हूँ यहाँ पे आके इसके ऊपर ऑन क्लिक, डन है। और मेरे फंक्शन का नाम क्या था, सेंड इन्फो, आई गेस सेंड इन्फो कुछ ये, और उसके बाद आकर मैं अपना उसको पास कर दूंगा मेरे यूजर इसको, इस फंक्शन को एक पैरामीटर, और वो एडमिन इस बार होने वाला है मेरा एक बैकटिक के अंदर होगा, ये एडमिन इस बार हो जाएगा मेरा अरहम। ठीक है, कुछ इस तरह से सेव करते हैं और ब्राउजर में आते हैं। अच्छा, और मैं दोनों को ऑन क्लिक के ऊपर ही रखूंगा, माउस ओवर के ऊपर फिलहाल नहीं रख रहा, ऑन क्लिक के ऊपर ही दोनों को रखूंगा। अब देखो दो बटन है हमारे पास यहाँ पे आके, अगर मैं यहाँ पे आके यूजर इन्फो के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो क्या चीज प्रिंट होकर मुझे मिलती है, द नेम ऑफ यूजर इज अहमद, हिज एज इज 60। अगर मैं इधर आकर सेंड के ऊपर आकर क्लिक करता हूँ तो क्या चीज मुझे मिलती है, द डेटा ऑफ यूजर हैज बीन सेंट टू अरहम। ये जो है हमारा डिपेंड करता है, हमेशा हमारे फंक्शंस हमारे डिपेंड करते हैं कि वो कॉल कहां पर हो रहे हैं और किस इवेंट के ऊपर कॉल हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने अगर अपने मल्टीपल फंक्शंस बनाए हैं तो आपके वो एक साथ काम कर जाएंगे। हाँ, ये काम हो सकता है, जरूर, ये जरूर काम हो सकता है कि वो जो मेरे फंक्शंस हैं, जो मेरे दोनों फंक्शंस हैं, मैं उनको सेम बटन के ऊपर रहकर कॉल करवा दूं। ठीक है, कौन सी चीज भला, जो आपने उधर नीचे फंक्शन कॉल करवाया था वो क्यों कॉल कराएंगे तो कॉल हो जाएगा, बट उसके बाद उसने देखा, देखो यहाँ पे बात वही आ रही है, एक तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन की, उसने अगला ही कोड देखा कि वो कॉल भी कर रहा है मेरी इस फंक्शन को, उसके बाद जो है ओवरराइट नहीं हो रहा है यहाँ पे आके। ठीक है,
जब मेरा एक बार फंक्शन कॉल हो गया उसके बाद उस यूजर के ऊपर भी हमने उसी फंक्शन को कॉल करवाया हुआ है। अब इस चीज को कुछ इस तरह से देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जॉन्स मिल्गा, सुन के जल्दी से, जॉन्स मिल्गा रिएक्ट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इधर आ रहा हूं मैं। अब यहाँ पे आते हैं और मैं यहाँ पे आके आपको सिर्फ एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, एक इसका जो है कॉकटेल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, कॉकटेल्स, ठीक है। वैसे मैं ये तो नहीं दिखाना चाह रहा था, एक और चीज मैं दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, ये ऊपर वाला मैं दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, ये वाला मेन्यू मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है। अब आप लोग इस चीज को देखोगे, यहाँ पे आके क्या काम हो रहा है, बाय डिफॉल्ट मेरे पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं, कोई नॉन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। मेन्यू में मेरे पास ये सारी आइटम्स पड़ी हुई हैं, ऊपर उससे कुछ अपने बटन्स बनाए हुए हैं, बटन कह सकते हो, लिंक कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ऑल के ऊपर ऐसे क्लिक होता है तो जितनी भी मेन्यू में चीजें हैं ना वो सारी सारी मेरे पास नीचे निकल कर आ जाती है। बट अगर मैं आकर क्लिक करता हूँ ब्रेकफास्ट के ऊपर, होता ये है उन्हीं 10 प्रोडक्ट्स में से ब्रेकफास्ट सारी निकल कर ऊपर आ जाती हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। अगर मैं लंच के ऊपर आकर क्लिक करता हूं, क्या है, लंच वाली प्रोडक्ट्स निकल कर आती हैं। अगर मैं शेक्स के ऊपर क्लिक करता हूं, क्या होता है, शेक्स वाली प्रोडक्ट्स निकल कर आ जाती हैं। और उसके बाद अगर मैं ऑल के ऊपर क्लिक करता हूं तो ऑल प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, 4 सेपरेट फंक्शंस बने हुए हैं और चारों को सेपरेट कंडीशंस दी हुई हैं। उससे बोला हुआ है मे बी उसने इसको रेट इसकी प्राइस के ऊपर रखा हो कि जिसकी भी प्राइस जो $15 तक हो, आपने वो प्रोडक्ट मुझे देनी है ब्रेकफास्ट के ऊपर। या फिर हो सकता है उसने इसको रखा हो इसकी टाइटल के ऊपर ही, टाइटल के ऊपर रख सकता है वो इस चीज को कि जिसकी भी प्रोडक्ट का टाइटल ब्रेकफास्ट होगा ना, आपने वो चीज मुझे दे देनी है। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया वो काम कर गया। तो इस तरह से क्या हो रहा है, 4 सेपरेट फंक्शंस बन रहे हैं और वो चारों सेपरेट बटन के ऊपर जाकर कॉल हो रहे हैं। हमारा काम यहाँ पर भी कुछ वही हो रहा है कि हमने जो है 2 अपने सेपरेट फंक्शंस बनाए हैं और उन दोनों को सेपरेटली कॉल करवाया। और अगर हमने उनको सेम के ऊपर भी कॉल करवाया तो तब भी वो काम कर रहे थे, बट एक सेपरेट इवेंट के ऊपर काम करने थे वो। डन है सर, लेकिन सवाल मेरा फिर उधर ही है। क्या? आपका सवाल उधर ही है, मैं उसी चीज को जो है थोड़ा सा सर, रिपीट मैं कर बता- देता हूँ। देखो रुको, आप ये बात कर रहे हो ना, मैं इसको जो है वापस कमिट कर रहा हूँ और इधर आकर मैं मेरे प्रिंट मैसेज को दोबारा कॉल करवा देता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों कॉल करेगा, हाँ, ठीक है, लेकिन दूसरा फंक्शन नहीं कॉल किया। वो उसने इवेंट का फायर वेट किया था। ठीक है, इवेंट का वेट। तो सर फंक्शन तो उसी के अंदर बना हुआ है। हाँ, तो फिर किसके दोनों अंदर, function एक सेकंड, में call फंक्शन किए, एक सेकंड, फंक्शन किसके अंदर बना हुआ है? इधर ही बना हुआ है। इधर ही बना हुआ है, ठीक है। तो उसने दोनों फंक्शन कॉल नहीं किए, लेकिन उसने ये फंक्शन कॉल किया और इसके बाद हमने जब उसको कॉल करवाया प्रिंट मैसेज को, उसने वो दोनों कॉल करवाए, लेकिन उसने जो हमने आपने ये फंक्शन बनाया था दूसरा जो सेंड मैसेज का था, हाँ। वो कॉल नहीं करवाया। मैं ये चीज पूछना अब- चाह रहा हूँ कि उसने ये क्यों नहीं कॉल करवाया, वो क्यों कॉल करवाया? क्योंकि सर असल ने मुझे में एक होमवर्क मिनट किया था, एक मिनट पहले एक मिनट किया एक था। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट कमिट, ठीक है। अब देखो वापस यहाँ पे आते हैं, फंक्शन करवा दिया हमने कॉल। अब फंक्शंस का एक ये भी फीचर होता है हमारे पास, आप अपना एक फंक्शन बना लेते हो, उसके बाद आप अपने उस फंक्शन को जितनी मर्जी बार और जहां मर्जी कॉल करवा दो। प्रिंट मैसेज है, इतनी बार मैंने इसको कॉल करवा दिया, ठीक है। सेव करके ब्राउजर में आते हैं, उतनी ही बार मेरा वो वाला फंक्शन जो है वो रन करेगा। एक इनका फीचर ये भी होता है कि आपको अपना एक ही लॉजिक बार बार रन करने की जरूरत नहीं होती है। अगर मुझे यही कंसोल डॉट लॉग करके मुझे अगर यही लिखना होता नेम ऑफ यूजर इज हारिस, उसकी एज 30 है, मैं 10-12 बार यही मुझे लाइन एक सेम लाइन में 10-12 बार लिखनी पड़नी थी। बट वही काम जब मैंने अपने एक फंक्शन के अंदर रहकर कर दिया, उसके बाद मैं अपने सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करवा रहा हूँ आगे, वो मेरा काम करे वैसे प्रॉपर, ठीक है। अगर हम दूसरा फंक्शन बना के उसको यहाँ पे कॉल करते हैं तो फिर वो भी कॉल करेगा। एग्जैक्टली वो भी ऐसे कॉल करेगा। यहाँ आता हूं मैं और ये मेरा दूसरा फंक्शन बना हुआ है नीचे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूं कुछ इस तरह से और मैं उसको भी यहाँ पे आके कॉल करवा देता हूँ सेंड इन्फो को, तो ये भी मेरा वैसे ही काम कर जाएगा डेटा ऑफ यूजर। और अगर इसको भी उतनी बार लिखेंगे ये भी वैसे ही आ जाएगा। और अगर मैं आगे जाकर इसको इवेंट्स के ऊपर भी कॉल करवाता हूँ, अगर आपने अपने फंक्शन को जो है ऐसे ही कॉल करवा दिया वो वैसे रन कर जाएगा, और अगर आपने उसको किसी इवेंट के ऊपर कॉल करवाया फिर वो यूजर का वेट करेगा। यहाँ पे आए और अगर अब मैं यहाँ पे आके अपने उस फंक्शन को भी कॉल करवा देता हूँ, यही है ना, सेंड इन्फो ही है। देखो अब बाय डिफॉल्ट क्या है, 3 बार तो मेरा ये वाला फंक्शन रन कर रहा है ना, सेंड इन्फो 3 बार मेरा ऐसे ही रन कर रहा है, तो 3 बार उसने वैसी चीज प्रिंट करवा के दे दी, द डेट ऑफ यूजर हैज बीन सेंड अनडिफाइंड बिकॉज़ मैंने उसका पैरामीटर पास नहीं किया हुआ। बट जब मैं सेंड के ऊपर आकर क्लिक करता हूं तो चौथी बार भी वही फंक्शन मेरा कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यही काम होता है हमारे पास, यहाँ पे आप फंक्शंस को मल्टीपल टाइम कॉल भी करवाते हो
और सेम फंक्शन को सेम इवेंट के ऊपर भी कॉल करवा सकते हो, आपको कोई मसला नहीं बनने वाला। सर अगर पूरी फाइल एग्जीक्यूट हो रही है लेकिन सिर्फ फंक्शंस का एग्जैक्टली सिर्फ फंक्शंस का वो वेट करता है। मैंने आपको वही चीज बताई कि आपका एक ऐसा लॉजिक जो आप चाहते हो कि फौरन से रन ना करे, कुछ वेट करना चाहिए उसको, जब आप उसको कॉल करो या आप यूजर का डिपेंड करो। ठीक है, यहाँ तक डन हो गया सबको? फंक्शन जो है वो यूजर डिपेंडेंट कह सकते हैं, यूजर डिपेंडेंट भी है अगर आप उसको किसी इवेंट के ऊपर फायर करवाना चाह रहे हो। ठीक है, ओके, सबको क्लियर यहाँ तक? बट क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है मैं इतनी बात तो इनको कॉल नहीं करवाऊंगा, ये सारे मेरे ये डन हो गए। एक बार अगर इनको कॉल कराना चाहे, बल्कि मैं एक बार भी कॉल नहीं करवाऊंगा, बिकॉज मैं इसको इवेंट्स के ऊपर ही कॉल करवा रहा हूँ। तो सीन कुछ ये, यूजर इन्फो के ऊपर क्लिक करेंगे, यूजर की इन्फो आ गई, और सेंड के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, द डेटा हैज ऑफ यूजर हैज बीन सेंट टू अरहम हो जाएगा। ठीक है, डन हो गया। अब आ जाओ जरा इधर, और अब जरा इसी चीज को थोड़ा सा और लेकर चलते हैं। मैं इसको जो है अब अपने इवेंट्स के ऊपर अपने मल्टीपल इवेंट्स ऐड कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे आके मैं करने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ पे आके अपना इवेंट चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ आ रहा हूँ और उसके बाद आकर मैं करता हूँ मेरा ऑन माउस ओवर का एक इवेंट। मैं आपको बस अपने कुछ इवेंट्स दिखाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ईजी हैं। माउस ओवर मैंने भी आपको दिखाया क्या काम कर रहा है। ठीक है, जैसे अपना माउस उसके ऊपर लेकर आओगे वो ये रन करेगा। आप सेम बटन के ऊपर या सेम अपने सेलेक्टर के ऊपर मल्टीपल फंक्शंस को कॉल करवा सकते हो, लेकिन इवेंट आपके ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे। इस पर आकर अगर हमारे पास, मैं करता हूँ आंसर, साइलेंट पर कर लिया करें। ठीक है, ऑन माउस आउट का एक हमारे पास इवेंट होता है। जैसे माउस ओवर का इवेंट होता है कि आप अपने माउस को उसके ऊपर लेकर जाओ, माउस आउट का इवेंट होता है कि आप वो जब उसको बाहर निकालते हो वहां से, और यहाँ पे आके मैं अपने फंक्शन को कॉल करवाता हूँ ये सेंड इन्फो वाले को। ठीक है, तो सेंड इन्फो, और इसको हम लोग पास कर देते हैं इस बार आकर वेरिएबल, और वो वेरिएबल इसको मैंने बाहर नहीं अंदर करना था, इसको मैं वेरिएबल पास कर देता हूँ मेरा अरहम। ठीक है, तो चेक कर लो अभी क्या होगा। जैसे मेरा माउस जो है वो उसी ऊपर जाएगा, मुझे वो यूजर की इन्फो शो करवाएगा सारी, और जैसे मैं अपना माउस उससे हटाऊंगा वो बोलेगा कि आपका डेटा सेंड हो चुका। ठीक है, सेव करते हैं, इधर आते हैं। मैं जैसे आ रहा हूँ इसके ऊपर, मैं जैसे आऊंगा इसके ऊपर, हुआ द नेम ऑफ यूजर इज अहमद, हिज एज इज 60। अगर मैं हटाता हूं तो द डेटा ऑफ यूजर हैज बीन सेंट टू अरहम। वापस गया उधर, वो चीज प्रिंट हुई, एक फंक्शन रन किया, फिर हटाया, दूसरा फंक्शन रन कर गया, सेम सेलेक्टर के ऊपर मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल इवेंट्स हमारे, कोई मसला यहां तक किसी को? डन है। और इसी तरह से हम लोग अपने और इवेंट्स को देख सकते हैं। जैसा एक हमारा माउस अप और माउस डाउन का इवेंट होता है। माउस डाउन का इवेंट होता है कि आपने बटन क्लिक करके रखा है, छोड़ा नहीं अभी तक अपना बटन, तो मैं कर रहा हूं माउस डाउन, अपने होगा ये डाउन होगा। और एक होता है माउस अप का, नाम से पता चल रहा है एक डाउन होगा एक अप होगा। तो अब मैं आकर जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूं, एक फंक्शन रन किया मेरा, मैं अभी तक अपना बटन छोड़ा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक फंक्शन रन किया, छोड़ा, सेकंड फंक्शन रन किया, क्लिक किया, छोड़ा, क्लिक किया, छोड़ा, क्लिक किया, छोड़ा। ठीक है, तो हर एक चीज हमारी इवेंट के तौर पर काम कर रही होती है यूजर के साथ। तो फंक्शंस का आगे हमारा बहुत यूज है। कह लो कि हर एक चीज हमारे फंक्शन के अंदर ही काम करने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने बस ऐसे अपना लॉजिक डालकर उसको रेंडर कर दिया। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो हम लोग यूज किस लिए कर रहे हैं, हमारी एप्लीकेशंस को लाइव बनाने के लिए। लाइव किस तरह से बनती है, ताकि वो यूजर के साथ इंटरेक्ट करें। और यूजर के साथ अगर मैं अपना ये सारा लॉजिक ऐसे ही रन कर देता हूं ना, जैसे मैं कंट्रोल जी कर दूं, और ये अगर मैं अपने लॉजिक ऐसे ही रन कर देता हूं, तो इसका फायदा क्या है? ये तो भाई आप कह सकते हो कि ये भी एक तरह की स्टैटिक वेबसाइट ही हो गई कि यूजर को बस किसी तरह से चीज दिख रही है। ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि यूजर कुछ परफॉर्म करे, उसके बाद कुछ इस तरह का काम होना चाहिए ताकि इंटरेक्शन बढ़े मेरी। ठीक है, तो फंक्शंस को मोस्टली जो कह लो कि कॉल करवाया जाता है वो अपने इवेंट्स के ऊपर कॉल करवाया जाता है, वरना हमारे पास ऑप्शन है ऐसे ही कॉल करवाने का। सर जो आपने वेबसाइट बताई थी कौन सी वाला अभी? हाँ, जॉन स्पेल्गा की रेक प्रोजेक्ट्स है। हाँ, उसने फंक्शन को कॉल किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे गुड आकिब, मैं आपको वापस वहीं पर लेकर जा रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट टी करके आपने जो टैब अपना बंद किया होता है वो दोबारा खुल जाता है। अब यहाँ पे देखो, बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन रन कर रहा है यहाँ पे आके, वो कर रहा है ऑल वाला फंक्शन रन बाय डिफॉल्ट, क्योंकि सारी प्रोडक्ट्स हमें दिख रही हैं यहाँ पे आके। इसको ऑल पे हमको करवाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, ऑल पे भी करवाना पड़ेगा। देखो उससे बाय डिफॉल्ट इसको कॉल करवाया है, उसके बाद उससे ऑल के ऊपर भी कॉल करवाया हुआ है। बिकॉज देखो ब्रेकफास्ट के ऊपर क्लिक किया तो सारे तो बाकी खत्म हो गए ना, बट अगर मैं बाकी सारी दोबारा लेकर आना चाह रहा हूँ तो अब यूजर काम करेगा ये। अगर वो सारी प्रोडक्ट्स वापस लेकर आना चाह रहा है तो उसको ऑल पर क्लिक करना ही पड़ेगा, तभी सारी प्रोडक्ट्स वापस आएंगी, वरना नहीं आ पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक फंक्शन जो है पहले रन भी कर रहा है और वो दोबारा यूजर के थ्रू भी रन कर रहा है हमारा। ओके, वो तो फिर हम पे आने का फंक्शन ऑब्वियसली वो हम पर होता है मेनली। ठीक है, चलें जी। फंक्शन सबको क्लियर हुए?
फंक्शंस क्या काम कर रहे हैं हमारे। अब जो है ना कंसोल को थोड़ा सा खत्म करते हैं और जरा अपने वेब पेज के ऊपर आकर काम करते हैं, ठीक है। इतना होगा मैं, और ये जो चीज है ना मैं इस चीज को हटा दूंगा, मुझे इसको नहीं करना काम, इसको काम में लेकर ही नहीं आना मुझे जो है कुछ ऐसा का काम करना है। ये भी सारी चीजें जो है वो मैं खत्म कर दूंगा यहाँ पे आके, ठीक है। अब अपना फंक्शन एक ऐसा बनाते हैं, सीन कुछ है कि अब मेरा एक बटन होने वाला है जो रीड मोर का होगा, बट जैसे इसके ऊपर क्लिक करो वो शो लेस हो जाए, ठीक है। और जरा सा इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग ये भी करेंगे, कंडीशंस को यूज कर लेंगे। अगर वो रीड मोर है तो शो लेस कर दो उसको, अगर वो शो लेस है तो रीड मोर कर दो उसको। कंडीशंस हमने देखी हुई हैं, उसको यूज करते हैं फिर आकर हम लोग, ठीक है। तो हम लोग इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे आके हम लोग अपना बस वो एक बटन ऐड कर रहे हैं, बटन, और बाय डिफॉल्ट मैं कर रहा हूँ उसको रीड मोर, कुछ इस तरह से, ठीक है। और अब आते हैं जरा यहाँ पे अपना अब फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन चेंज टेक्स्ट के नाम से। चेंज टेक्स्ट मेरे फंक्शन का नाम है, पैरामीटर मुझे जरूरत नहीं है पास करने की, मैं डायरेक्ट ये काम करूंगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा मेरी डॉम मैनिपुलेशन के बारे में, और इसको हमने आगे बहुत देखना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा उसको मैं टच दे रहा हूँ आप लोगों को बस। डॉम मैनिपुलेशन क्या चीज होती है। डॉम हमारा होता है, क्या होता है डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। मींस हमारी जो पूरी HTML होती है ना, स्ट्रक्चर जो भी हमारा होता है वो हमारा डॉम होता है, DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है हमारे पास। और डॉम मैनिपुलेशन क्या होती है, आप अपनी जावास्क्रिप्ट के थ्रू उस डॉम को चेंज कर रहे होते हो, ठीक है। और वैसे मेरे पास अगर रीड मोर का बटन है तो मेरा एक डॉम ही है ना, मुझे उसको चेंज करना है मेरी JS के अंदर रहकर, मींस मुझे मेरे फंक्शंस के अंदर ही करना पड़ेगा, बिकॉज मैं चाहता हूं यूजर क्लिक करे तभी वो चेंज हो। अगर मैं ऐसे ही यहाँ पे आके उसको चेंज करूं, रीड मोर को ऐसे शो लेस कर दूं, यूजर को क्या समझ आएगी कि शो लेस कैसे हुआ, नहीं आएगी समझ यूजर को। तो इसलिए हमें यूजर की इंटरेक्शन को भी सामने रखना है। इधर आ जाओ जरा। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अपने डॉम मैनिपुलेशन की। हम लोगों ने अपने वेरिएबल्स को देखा हुआ है, यहाँ पे आके मैं अपनी एक क्लास ऐड कर रहा हूँ या आईडी ऐड कर रहा हूँ। आईडी ऐड कर देते हैं BTN नाम से मैंने अपनी एक आईडी ऐड कर दी। सेव करके ब्राउजर में आते हैं और अब यहाँ पे आके, किसी ने ज्वाइन तो नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और मैं यहाँ पे आके अपना एक वेरिएबल बना रहा हूँ। मैंने आपको बताया था लेट के थ्रू अगर आप कोई भी अपना वेरिएबल बनाते हो, अगर फंक्शन के बाहर है, अगर किसी ब्लॉक के बाहर तो वो ग्लोबली काम करेगा, बट अगर किसी ब्लॉक के अंदर तो फिर वो उस ब्लॉक के अंदर आकर ही काम करेगा। ऐसे ही है, मैं लेट करके मेरा BTN नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ इज इक्वल्स टू, और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने उस HTML के एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो अपनी JS के अंदर रहकर। आपको हमेशा एक वेरिएबल तो ऑब्वियसली बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको एक वैल्यू स्टोर करनी है। आप लोग इसके अंदर रहकर कोई स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो, कोई नंबर स्टोर कर सकते हो, कंट्रोल जी, आप लोग कोई नंबर स्टोर कर सकते हो, आपके ऊपर है, वरना आप लोग अपना पूरा का पूरा HTML का एलिमेंट स्टोर कर सकते हो, आपके ऊपर है सारी चीजें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके इस बार अपना HTML का पूरा एलिमेंट स्टोर करने वाला हूँ। तो वो हम लोग किस तरह से करते हैं, हम लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंट, मैंने भी जो आपको चीज बताई डॉम, तो डॉक्यूमेंट डॉट करते हैं हम लोग, और इसी के अंदर हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक फंक्शन जो हम लोग खुद बनाते हैं और एक बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो कि हमारे पास हमारी JS के अंदर पहले से बिल्ट इन है, हम लोग उनको यूज कर सकते हैं, जिनको मेनली मेथड्स बोला जाता है, मेथड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आए और मैं करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट और गेट एलिमेंट बाय ID के नाम से एक फंक्शन होता है हमारे पास। इस फंक्शन से क्या पता चल रहा है हमें, वहां जो ID है ना, उस ID का जो भी सेलेक्टर है उसको एक्सेस कर लो किसी तरह से, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय ID, और अभी हमने एक चीज देखी कि फंक्शन को कॉल कराना होता है हमें। फंक्शन को कॉल किस तरह से करवाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स डालकर, स्मॉल ब्रैकेट्स भी आएगा। फंक्शन तो मेरा ये खुद है ही ना, गेट एलिमेंट बाय ID मेरा फंक्शन ही है, अगर मुझे उसको कॉल करवाना है तो मुझे उसको स्मॉल ब्रैकेट्स ऐड करनी पड़ेंगी यहाँ पे आके, ऐसे ही है। स्मॉल ब्रैकेट्स ऐड कर दी, उसके बाद सिंगल कोट या डबल कोट यहाँ पे आके अपनी उस ID का नाम लिखो जो आपकी ID थी, क्या ID थी, BTN। तो इस तरह से क्या हुआ, मैंने अपने उस बटन को टारगेट कर लिया है यहाँ तक। अगर मैं आपको console.log मेरा दिखा दूं, console.log मेरा वही BTN सेव करके, आपको अगर मेरा ब्राउजर देखो तो चेक करोगे एक बटन आ रहा है। अब इसको एक बार लोड कर लो और अब इसको खोल के चेक करते हैं, ये देखो बटन जिसकी ID BTN, उसके अंदर क्या लिखा है, रीड मोर लिखा हुआ। तो हमने क्या काम किया है, यहाँ पे थोड़ी सी डॉम मैनिपुलेशन करने की कोशिश की है, हमने अपने सिर्फ डॉम एलिमेंट को एक बार एक्सेस किया यहाँ तक आके, जब एक्सेस कर दिया उसके बाद उसको चेंज कर सकते हैं। और हमने एक और चीज भी देखी हुई है कि लेट जो है हमारा वो वैल्यूज को ओवरराइड कर सकता है। तो हमारे बटन की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है, रीड मोर। उसकी देखो ये जो चीज है ये उसकी वैल्यू के तौर पर ही आ रही है ना, तो हमारे बटन के बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू है, रीड मोर।
हम लोग क्या कर सकते हैं, हम btn पहले लेट btn, ये हमारा वेरिएबल, ये पूरी की पूरी वैल्यू स्टोर हो चुकी है इस वेरिएबल के अंदर, btn के अंदर। इस वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, बट मैंने ऐसे btn रख दिया। अगर मैं यहाँ पे आके कर सकता हूँ btn इज इक्वल्स टू शो लेस, ऐसा पॉसिबल है बिकॉज लेट तो हमारा वैल्यूज को ओवरराइड कर सकता है ना। तो जब ये पूरी की पूरी वैल्यू इसके अंदर आकर स्टोर हो चुकी है, तो अब हम लोग ये काम कर सकते हैं कि उस वेरिएबल को ये अपडेट कर दें। डन है, बट ये इस तरह से काम नहीं करेगा। मैं एक तो इसको काम में लेकर आऊंगा, बट मैं इसको काम में लेकर आऊंगा मैं इस फंक्शन के थ्रू ही कि यूजर क्लिक करे तब ये रन करना चाहिए, ठीक है। तो अब आप टारगेट करोगे अपने इसी btn को, अगर आपका आकर कहते हो मेरा btn, ठीक है, और डॉट करते हो btn, और अब मैं आकर अपनी एक और चीज यूज करने वाला हूं, और वो है हमारे पास एक और बिल्ट इन मेथड है, ये इनर HTML। इनर HTML किससे क्या पता चल रहा है हमें, जो भी हमारा सिलेक्टर है ना, मींस इस वेरिएबल के अंदर जो भी सिलेक्टर हमने टारगेट किया है उसके अंदर की HTML को भी टारगेट कर लो। मींस इस रीड मोर का जो टेक्स्ट था ना हमारे पास, ये वाले रीड मोर का, उसको भी आप टारगेट कर लो। बस एक बार आकर रिलोड कर लो और उसको भी टारगेट कर लो। मैं कह रहा हूं btn डॉट इनर HTML कुछ ये, और इसको मैं इज इक्वल टू कर सकता हूं मेरा शो लेस के, ये मेरा काम करेगा अगर मैंने मेरे इस फंक्शन को कॉल करवा दिया तो। बट मैंने भी इसको कॉल नहीं करवाया। सेव करके अगर मैं आपको मेरा ब्राउजर दिखाता हूं, अभी ये बाय डिफॉल्ट रीड मोर ही है। और अगर मैं यहां पे आके अपने इस फंक्शन को ऐसे ही कॉल करवा देता हूं, चेंज टेक्स्ट को ऐसे ही कॉल करवा दूं सेव करके ब्राउजर में, तो अब ये हो जाना चाहिए शो लेस। काम किया मेरा, जेएस के थ्रू इसने काम किया, रीड मोर शो लेस में कन्वर्ट हो गया। हाँ, मैंने भी ऐड ही नहीं किया ना, मैंने अपने फंक्शन को ऐसे ही कॉल करवा दिया, किसी इवेंट का वेट नहीं किया मैंने, ठीक है। यहां पे आया हूं मैं, ये देखो बाय डिफॉल्ट क्या है, वो रीड मोर है बाय डिफॉल्ट। बट अगर मैं आकर मेरी उस फंक्शन को कॉल करवा देता हूं, तो वो क्या होता है, शो लेस में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे कन्वर्ट हो रहा है, पहले हमने अपने उस एलिमेंट को टारगेट किया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके, और उसके बाद हमने उस वेरिएबल को जो हमने जिस पूरी जो वैल्यू को जिसके वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दी है, उसके अंदर की इनर HTML को ओवरराइड कर दिया हमने। बाय डिफॉल्ट वो शो लेस था। ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पे आके जो मर्जी चीज ऐड करोगे वो आपकी वहां पर ऐड हो जाएगी। तो बाय डिफॉल्ट जो है ये कुछ ये था, बाय डिफॉल्ट वो था रीड मोर, लेकिन अब ये हो जाएगा कुछ ये। ओके हो गया। अब इसको एक इवेंट के ऊपर रन करते हैं, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हो गया ये हमने किस तरह से काम किया। ओके जी, तो अब आखिर मैं इसको कर देता हूं मेरा शो लेस, कुछ इस तरह से। तो बाय डिफॉल्ट वो रीड मोर था, बट ये अब शो लेस हो चुका है। अब मैं आकर इसको कॉल करवाता हूं मेरे बटन के ऊपर आकर, यहां पर आकर मैं कहता हूं ऑन क्लिक करे, यूजर का क्या है, चेंज टेक्स्ट है मेरे फंक्शन का नाम, चेंज टेक्स्ट कॉल करवा दो। तो बाय डिफॉल्ट मैं इसको कॉल नहीं करवाना चाह रहा, तो बाय डिफॉल्ट मैं हटा दूंगा इसको। अब काम में लेकर आते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या है, वो रीड मोर है, बट अगर मैं आकर इसके ऊपर करता हूं क्लिक, अब वो कर रहा है शो लेस। काम आया समझ कुछ किस तरह से हमने ये थोड़ा सा मैनिपुलेट किया उस चीज को। ओके, और अब अगर इसी चीज को हमने थोड़ा सा और देखना है, थोड़ा सा और डिटेल में जाना है, तो क्या हम लोग अपनी इसी फंक्शन के अंदर इफ एल्स कंडीशंस ऐड नहीं कर सकते कि अगर हमारी btn डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू है हमारी रीड मोर के, तो आप उसको शो लेस कर दो, एल्स में जाओ, वरना रीड मोर कर दो। हो सकता है ऐसा? तो जरा ये करके देख लेते हैं फिर। पैरा भी बाद में कहते हैं, पहले बटन के ऊपर करते हैं ना। इफ एल्स कंडीशंस अपनी ऐड करते हैं। हमने अपनी कुछ कंडीशन देखी है, हमने देखा है कि कंडीशन किस तरह से काम करती हैं। आप उसको एक कंडीशन देते हो, उसके बाद उसका रिजल्ट देते हो। अगर कंडीशन ट्रू होती है उसके बाद उसका रिजल्ट परफॉर्म होता है, वरना नहीं होता। हमारी कंडीशन मैं उसको देने वाला हूं, मैं बोलने वाला हूं btn डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू, और इज इक्वल्स टू, इस बार मैं डबल इज इक्वल्स टू यूज करूंगा, सिंगल इज इक्वल्स टू यूज नहीं करूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि सिंगल इज इक्वल्स होते हैं असाइन करने के लिए वैल्यू, और डबल इज इक्वल्स टू होता है, और ट्रिपल के बारे में मैंने बताया था। एग्जैक्टली, गुड। तो मैं यहाँ पे ट्रिपल ही यूज करूंगा मैं, ठीक, या डबल भी यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ मेरा रीड मोर, स्पेल सेम होने चाहिए। अगर स्पेल सेम है तो वो मैच नहीं करेगी ना कंडीशन, हमारी स्पेल सेम होंगे। तो मैंने उसको बोला कि अगर मेरा btn डॉट इनर HTML जो वो रीड मोर के इक्वल है, तो आप क्या काम करो, आप तो btn डॉट इनर HTML को कर दो डॉट इनर HTML, इसको कर दो शो लेस के इक्वल, शो लेस। ओके, सेव करके अगर मैं आपको अब दिखाता हूँ, रीड मोर है, क्लिक किया, शो लेस हो गया। तो इतना इफ कंडीशन मेरी काम कर रही है, वरना एल्स में चलते हैं, एल्स में चलते हैं अब, और वहां पे आके हम लोग कर देते हैं btn डॉट इनर HTML, इस बार आकर वापस रीड मोर कर दो। कर सकते हैं ऐसे?
पॉसिबल है? अब इसको चेक करते हैं कि काम करता है कि नहीं। रीड मोड के ऊपर अगर आकर मैं करता हूँ क्लिक, शो लेस में कन्वर्ट हो गया, और अगर मैं वापस उसके ऊपर आकर करता हूँ क्लिक, वो रीड मोड में कन्वर्ट हो रहा है। बाउंसर क्या समझ आ गई लिया किस तरह से हमने ये काम किया? अफजल क्या आई है, किस तरह से किया? अच्छा, कंडीशंस हमारी क्लियर है? ओके है? तो कुछ इस तरह से हम लोग जो है अपनी डॉम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ओके हो गया। अब अक्सर हम लोग एक और चीज देखते हैं कि रीड मोड के ऊपर क्लिक करते तो हमारा पैराग्राफ डिटेल आ जाता है, और अगर वापस शो लेस के ऊपर क्लिक करो तो वही पैराग्राफ जो है वो कोलैब हो जाता है। ऐसे ही है। अब यहाँ पे मेनली सीन जो कुछ होता है ना, वो होता है हमारा एक फंक्शन होता है, बिल्ट इन फंक्शन ही होता है, वो भी स्ट्रिंग्स का फंक्शन है, सब स्ट्रिंग के नाम से। वो ये काम करता है कि आपके पास अगर एक पूरा का पूरा पैराग्राफ है तो उसमें से आप सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स को एक्सेस करना चाह रहे हो, पूरे पैराग्राफ को एक्सेस नहीं करना चाह रहे हो। हम लोग वो भी देखेंगे, बट आगे देखेंगे। बट फिलहाल के लिए इस चीज को यहाँ तक कि होल्ड रखते हैं। और एक और चीज भी हम लोग कर सकते हैं, और चीज हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे इसके ऊपर आकर क्लिक होता है ना, तो क्या हो, एक तो ये शो लेस में कन्वर्ट हो जाए, बट उसके बाद जो है इसका कलर भी चेंज हो जाए। ठीक है, कलर और बैकग्राउंड कलर भी इसका चेंज कर देते हैं। अब मैं CSS ऐड करना चाह रहा हूं, बट JS के अंदर, CSS के अंदर नहीं। अब मैं JS के थ्रू उसको स्टाइल भी करना चाह रहा हूं, ये भी हम लोग पॉसिबल है हमारे लिए। और इसको चेक करते हैं। तो अगर रीड मोर है बाय डिफॉल्ट, कंडीशन वही होगी। अगर बाय डिफॉल्ट मेरा btn.inner इज इक्वल टू रीड मोर है, आप क्या काम करो, इस बार आकर btn डॉट उसके बाद स्टाइल, मैं इस बार इसको स्टाइल का भी हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड होता है हमारी JS के अंदर रहकर स्टाइल करने के लिए। btn डॉट स्टाइल डॉट करो, और ये देखोगे आपके पास सारी सारी प्रॉपर्टीज आ रही होंगी। और अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग पर एक चीज बताई थी, आई थिंक JS की फर्स्ट क्लास में, कि हम लोग कैमल केस को यूज करेंगे। याद है कैमल केस क्या था? पहला पूरा वर्ड स्मॉल, अगले हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। तो यहाँ पे जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कैमल केस को ही एक्सेस कर सकता है, और किसी केस को एक्सेस कर नहीं सकता। अगर आप लोग नोटिस करो तो सारे कैमल केस में है। ठीक है, सारे कैमल केस में यहाँ पे। तो अगर आकर मैं इसको दे देता हूँ मेरा बैकग्राउंड कलर, अगर मेरी रीड मोड बाय डिफॉल्ट है तो आप बैकग्राउंड कलर को भी चेंज करोगे और शो लेस तो करोगे ही करोगे। आप बैकग्राउंड कलर को इस पर आकर कर दो, लेट्स सपोज ब्लैक कर दें, रेड कर दें। आप यहाँ पे अपनी RGB वैल्यू ऐड कर सकते हो, दूसरी हेक्स वैल्यू ऐड कर सकते हो, या फिर कलर भी उसका नेम भी ऐड कर सकते हो। और उसके बाद मैं इसका कलर भी चेंज करूंगा, btn डॉट स्टाइल डॉट कलर भी इसका चेंज करो, इज इक्वल टू वो कर दो व्हाइट। ठीक है, सेव करके इधर आते हैं। अब अगर आकर मैं अगर इसके ऊपर करता हूँ क्लिक, तो बिल्कुल मेरा ये काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो रेड ही रह रहा है। ये मेरे लिए मसला है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ऐसे। मैंने एल्स में चेंज नहीं किया उस चीज को, अब एल्स में भी कर लेते हैं। आज फिर एल्स में भी कर लेते हैं। इस बार आकर मैं करूंगा btn डॉट स्टाइल डॉट, और क्या है, मैं उसको बैकग्राउंड कलर देना चाहूंगा। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड फिल्टर नहीं है, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू, और इस बार आकर मैं करूंगा मेरा इसको ग्रे टाइप। ठीक है, ग्रे टाइप इसको कलर दे देते हैं, और उसके बाद इसका जो कलर होगा btn डॉट स्टाइल डॉट कलर हमारा, वो हम लोग कर देते हैं अपना ब्लैक। सही हो गया। तो अब हमारी प्रॉपर हर एक कंडीशन वर्क करनी चाहिए। सेव करके इसको कंसोल को जरा हम लोग बंद कर देते हैं। रीड मोड के ऊपर आकर जैसे मैं करता हूँ क्लिक, तो शोलेस भी हो गया और उसका कलर वगैरह भी सारा चेंज हो रहा है। और अगर वापस मैं उसी शोलेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो रीड मोड भी हो गया और उसका कलर वापस से भी चेंज हो गया। इस तरह क्या हुआ, हाँ, फिर ये है कि हमें उस कलर का पता होना चाहिए ना कि वो कलर कौन सा। मुझे पता ही नहीं, मैंने ग्रे उसको किया है, मुझे कलर का नहीं पता था। ठीक है, बट ये है अगर हमें पता हो तो हम लोग वही कलर उसको यहाँ पे आके ऐड कर देंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, अपनी JS के अंदर आकर अपनी HTML भी टारगेट कर सकते हैं, HTML का कंटेंट चेंज भी कर सकते हैं, और अपनी CSS को टारगेट करके उसका भी कंटेंट चेंज कर सकते हैं। हमें कोई मसला नहीं बनने वाला। ठीक है, जो बटन को हमने CSS में स्टाइल किया हुआ है, यहाँ पे इसको फिर से स्टाइल किया। तो ये है कि यहाँ पे हम लोग अगर उसके फंक्शन के अंदर कॉल करवाते हैं तो फिर तब रन करेगा जब हमारा फंक्शन कॉल हो रहा होगा, वैसे नहीं रन करेगा ना। ठीक है, JS के अंदर आपकी हर एक चीज तब काम करेगी जब आप उसको कॉल करवाते हो। हाँ, अगर यही सारा का सारा जो काम है ना, वो मैंने अगर एक फंक्शन के बाहर रख दिया होता तो मुझे मेरे इवेंट की तो जरूरत ही नहीं होनी थी। फिर ऐसे ही है, ये तो मेरा फिर ऐसे ही काम करना था। सेव करके तो आप लोग चेक करोगे अब क्या हो रहा है। बाय डिफॉल्ट ऐसे ही आ रहा है, पहले आ रहा था फंक्शन के अंदर, बट अब ऐसे ही आ रहा है। वो क्या नहीं है कि होवर पर भी कर सकते हैं, बिल्कुल। मैंने इसको क्लिक के ऊपर कॉल कराया हुआ है ना, आप लोग इसको होवर के ऊपर कॉल करवा सकते हो। जस्ट लाइक आप यहाँ हो और मैं इसको जो है वापस रखता हूँ यहीं पे आके,
फंक्शन। और जहां पे मैंने क्लिक किया हुआ था ऑन क्लिक, इस पर आकर आप अपना माउस ओवर कर दो, ऑन माउस ओवर कर दो, ओवर, ठीक है। तो अब ये होगा कि जैसे इसके ऊपर होवर होगा तब वो चेंज हो जाएगा, ये ठीक है। हटा रहा हूं, कर रहा हूं, हटा रहा हूं, कर रहा हूं, तो अब वो मेरा काम कर रहा है। तो ऑप्शन हमारे पास स्काई इज द लिमिट, हम लोग इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास जेएस है और आपका जेएस के ऊपर अच्छा खासा हाथ सीधा है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर रहकर। हम लोग इसी के अंदर रहकर जो है अपनी स्टॉप वॉच बना सकते हैं, अपना पर्सनली क्लॉक बना सकते हैं इसके अंदर रहकर। हम लोग अपने ऐसे प्रोग्राम्स बना सकते हैं, पूरा कैलकुलेटर बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे आके। एचटीएमएल का स्ट्रक्चर बनाएंगे और जेएस के अंदर आकर उस सारे स्ट्रक्चर को एक्सेस करेंगे और उनको वैल्यूज को एवेल्युएट करते जाएंगे। तो ये सारे काम पॉसिबल हैं, बस थोड़ा सा इसके अंदर हमें टाइम चाहिए। तो एचटीएमएल जो थी वो तो बिल्कुल बेसिक थी हमारी, और सीएसएस भी बेसिक ही थी। मेन चीज अब ये है, वो फ्रंट एंड था, ये भी फ्रंट एंड ही है, ये बैक एंड है, लेकिन ये वर्किंग है, मेनली ये फंक्शनैलिटीज है ना उसकी। तो यहाँ तक मुझे बताओ किसी को कोई मसला है? क्लियर है सबको यहाँ तक आके? तो मुझे एक काम तो करके देना सर आप लोगों ने। हाँ नहीं, मुझे एक काम करके आप लोग ये दो कि आप लोगों ने डार्क मोड लाइट मोड इनेबल करना है। डार्क मोड लाइट मोड आप लोगों ने इनेबल करना है। क्लिक करे तो पूरा का पूरा बैकग्राउंड डार्क हो जाए, सबका कलर व्हाइट हो जाए, और अगर वापस क्लिक करे तो बाकी सारा का सारा बाकी का बैकग्राउंड कलर जो वापस व्हाइट हो जाए और कलर उसका वापस ब्लैक हो जाए। और बटन का भी टेक्स्ट चेंज होना चाहिए, इनेबल डार्क मोड, इनेबल लाइट मोड। टास्क है कल तक, कल तक का ये टास्क है, कल तक का रिकॉर्डिंग मैं आपको शाम तक सेंड करूंगा। नहीं ऐसे भी अच्छा लगेगा, या फिर एचटीएमएल अपनी कोई एचटीएमएल के अंदर वेबसाइट बना दो, फिर अगर 18 में बना सकते हो तो बनाओ। मेरी बात सुनो, ये टास्क सबने परफॉर्म जरूर करना है। डार्क मोड लाइट मोड वाला टास्क सिंपल यही करना है, इफ एल्स कंडीशंस हमारी लगनी है और कुछ नहीं लगना। अब मैं आपको सारा उसका लॉजिक बता देता हूँ क्या होने वाला है। आपने पहले अपनी सीएसएस के अंदर उसको भले ही बैकग्राउंड कलर कुछ दे दो या ना भी दो, ठीक है, या बैकग्राउंड उसको व्हाइट कर देना और कलर सबका ब्लैक कर देना। उसके बाद अपनी जेएस के अंदर आकर अपने उस एलिमेंट को पहले टारगेट करना या पूरे कंटेनर को टारगेट करना, जो भी पूरी बेसिकली पूरी बॉडी उसके अंदर होने वाली है ना। आपने करना है कुछ ये, आपने करना है कुछ ये एक वेरिएबल, और उसके बाद आपने लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वैल्यू, उसको आईडी दे देना, और यहाँ पे अपनी वो आईडी लिख देना जो भी आपकी आईडी होगी। उसके बाद आपने लिखना है btn डॉट इनर एचटीएमएल। अगर जो इनर एचटीएमएल जो उसका अगर आपने कोई टेक्स्ट दिया होगा, यहाँ पे मेरे आपका ये होने वाला है, अगर इनेबल डार्क मोड है, ठीक है, अगर btn डॉट इनर एचटीएमएल इनेबल डार्क मोड है तो उसके बाद आप उसकी ये वैल्यू चेंज करो। आप उसके बैकग्राउंड कलर को कर दो कि क्या ब्लैक व्हाइट, सॉरी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डार्क मोड में है, और उसके कलर को कर दोगे ब्लैक, ठीक है, और वरना एल्स में उसकी वैल्यूज को चेंज कर देना। बेटा आपने करना है, आप इसको ट्रांजिशन भी अप्लाई करना, फिर ट्रांजिशन अप्लाई करोगे ज्यादा अच्छा लगेगा इसके ऊपर। ओके बच्चे खड़े हुए हैं, बाकी कल बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है।